हाय एवरीवन। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोगों को सबसे पहले जो हम स्टार्ट करें वो है हिमेटोलॉजी। सो हिमेटोलॉजी बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। मतलब जब हम ब्लड की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, फिजियो पढ़ रहे हैं, फिजियो में भी किस चीज़ की फिजियोलॉजी? ब्लड की। तो ब्लड की फिजियोलॉजी, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो हिमेटोलॉजी कहलाती है। ब्लड जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है दैट फिल्स द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। एवरेज अडल्ट में अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो 5 to 6 लीटर्स होता है। अभी हम देखेंगे फीमेल्स में कितना होता है, मेल्स में कितना होता है, बट एवरेज हम 5 to 6 लीटर्स बोल सकते हैं। एंड इट अकाउंट्स फॉर 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो जितना भी बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल है उसका 8% लगभग वेट जो होता है वो ब्लड का होता है, 8%। अब ब्लड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक सेल्स जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं और एक फ्लूइड जो कि प्लाज्मा है। सेल्स जो हैं वो हमारे 45% होते हैं, प्लाज्मा हमारा 55% होता है। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ऑफ द ब्लड लिया उसको टेस्ट ट्यूब में और एक एंटी कोएगुलेटेड ट्यूब में लिया, ठीक है, ताकि वो कोएगुलेट ना करे, और उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद उसे छोड़ते हैं तो फिर उसमें सबसे नीचे जो आते हैं वो है हमारे रेड ब्लड सेल्स विच आर द RBCs, जो कि लगभग 43 to 47%, मतलब लगभग देखो 45 हमारा क्या था, हमारा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो उसमें से लगभग 45-46% जितना हम कह रहे हैं 45% लगभग उतने सारे रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं। तो बफी कोट जिसमें कि WBCs एंड प्लेटलेट्स आते हैं, WBC और प्लेटलेट्स हमारा बफी कोट बनाते हैं, उसके बाद इसमें केवल 1% रह जाता है जो आता है, ठीक है। जैसे मान लो इस 45 में से 44% अगर RBC है तो 1% हमारा बफी कोट है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। एंड प्लाज्मा विच मेक्स अप द 55%, जिसको हम ये रेंज ले सकते हैं 52 to 57%। देन एबनॉर्मल सेल्स आर फाउंड इन द बफी कोट इन मेलिग्नेंट और प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस। अगर मान लो कोई भी बॉडी में कंडीशन है इस तरीके की, कोई बीमारी हो रही है, मेलिग्नेंसी है या प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस हैं, तो फिर बफी कोट में हमारा बेसिकली एबनॉर्मल सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। जो WBC और प्लेटलेट्स वाला एरिया है उसमें हमें एबनॉर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है? तो ब्लड का रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है कि ये इसके पास हीमोग्लोबिन है तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यूज़, और CO2 का करता है फ्रॉम टिश्यूज़ टू द लंग्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ द रेस्पिरेटरी फंक्शन। फिर है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम, कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम है। कुछ भी चीज़ें हों, लाइक हार्मोन्स हों, विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, न्यूट्रिएंट्स हों, केमिकल सब्सटेंसेस हों, ये इन सब को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, तो एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। देन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या है कि जो ब्लड होता है हमारा, वो ब्लड अब्जॉर्ब्स द हीट, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है टू द बॉडी सरफेस। तो बेसिकली ब्लड इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन, या जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट करने में ब्लड बहुत मदद करता है, क्योंकि ब्लड हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र करता है टू द बॉडी सरफेस। देन और क्या काम करता है, वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट्स हैं उनको किडनी तक ले जाता है। देन क्या करता है, वाटर होम्योस्टेसिस, बिकॉज हमारे ब्लड में 55% या 55% प्लाज्मा है, उसमें से भी 92% वाटर है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, तो मतलब मेनली ब्लड इज़ वाटर। सो अगर हम ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन कर लेते हैं ना, तो हम वाटर का होम्योस्टेसिस भी मेंटेन कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? मतलब क्योंकि उसमें मेनली ब्लड में पानी ही है, तो अगर हम ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे, तो हम लाइक अगर वाटर की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन कंडीशन हो गई है, तो अगर हम बॉडी के ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ब्लड फॉर्मेशन बढ़ा देंगे, या ब्लड बढ़ जाएगा वॉल्यूम कहीं ना कहीं से, तो हमारी बॉडी का वाटर होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा, मतलब वाटर का बैलेंस भी प्रॉपर हो जाएगा, जो कमी थी पानी की वो भी वापस आ जाएगी। देन है एसिड बेस बैलेंस। जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है या प्रोटीन्स बफर्स होते हैं, तो ये बफर की तरह काम करते हैं एंड ये एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड में हेल्प करते हैं। देन हमारे पास है इम्यूनिटी,
आपको पता ही है WBCs वगैरह ये डिफेंस में हेल्प करते हैं। देन स्टोरेज, जो ब्लड है वो स्टोरेज होता है किस किस चीज़ का, लाइक ग्लूकोज का, लाइक अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब उसमें होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब का स्टोरेज साइड भी है। देन कलर प्रोवाइड करना बॉडी को, जो हमारी बॉडी का नेचुरल कलर है वो ब्लड की वजह से है। और जब अनीमिया हो जाता है, जब ब्लड की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है या हाइपोवोलीमिया हो जाता है, ठीक है, तब बॉडी पेल हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि कलर तो हमें ब्लड ही दे रहा था और ब्लड की कमी हो जाएगी अगर, तो फिर बॉडी कैसी हो जाएगी, पेल जैसी हो जाएगी, पेल कलर हो जाएगा बॉडी का। देन न्यूट्रिटिव फंक्शंस हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और ये इन सबको डिलीवर करता है। तो सारे विटामिन्स, सारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, एवरीथिंग, इन सब का ट्रांसपोर्ट करना, इन सबको एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करता है ब्लड। ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस में एल्ब्यूमिन्स हेल्प करते हैं, जो कि प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन है ये, और ये सबसे अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है और ये एडिमा फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो हमारे मतलब मेन रोल्स क्या क्या हो गए ब्लड के, ट्रांसपोर्ट मीडियम हो गया, रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया, एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया, न्यूट्रिटिव फंक्शन हो गया, देन हमारा कलर प्रोवाइड करना हो गया, टेम्परेचर रेगुलेट करना हो गया, वाटर होम्योस्टेसिस हो गया, ऑनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो गया, देन हमारा स्टोरेज हो गया, इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के, क्लियर है। अब ब्लड का वॉल्यूम मैंने जो बोला था कि मेल्स एंड फीमेल्स में कैसे कैसे है, तो ब्लड का वॉल्यूम मेल्स में 5 to 6 लीटर्स, जो हमने शुरू में पढ़ा था 5 to 6 लीटर्स, वो मेल्स में होता है, अडल्ट मेल्स में। अडल्ट फीमेल्स में इट इज़ 4.5 to 5.5 लीटर्स, मतलब मेल्स की कंपैरिजन में फीमेल्स में कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। 4.5 से लेके 5.5 लीटर्स तक होता है। नाउ अगर हम प्लाज्मा वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम को देखें तो बात वही हो जाती है ना, प्लाज्मा कितना है और सेल कितना है, उसका वॉल्यूम ले रहे हैं। तो प्लाज्मा हमने बोला 55% है और वो 45% है, तो उसका रेशियो कैसा आ जाएगा, 55:45, ठीक है, 55:45। देन अगर हम सेल वॉल्यूम मेजर करने की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द सेल वॉल्यूम, तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, रेड सेल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वाई, बिकॉज हमारे जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, या जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, वो हमारे नियरली नेग्लिजिबल हैं एज कम्पेयर टू दी RBCs, ठीक है, और एक बहुत ही माइनर फ्रैक्शन बनाते हैं ऑफ ब्लड। तो इसीलिए जब हम सेल वॉल्यूम बोलते हैं तो हम रेड सेल का वॉल्यूम बोलते हैं बेसिकली। तो रफली अगर आप टोटल ब्लड वॉल्यूम में से, अगर आप टोटल ब्लड का जितना भी वॉल्यूम है इंडिविजुअल में, उसमें से प्लाज्मा का वॉल्यूम, बिकॉज प्लाज्मा का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डाइज होती हैं जो अभी हम करेंगे, इवांस ब्लू डाई, रेडियो आयोडीनेटेड गामा ग्लोबुलिन, रेडियो आयोडीनेटेड गामा एल्ब्यूमिन, ये डाइज है हमारे पास। तो इस डाइज की मदद से हम प्लाज्मा वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे। टोटल ब्लड वॉल्यूम हमें पता होगा, तो टोटल ब्लड में से अगर हम प्लाज्मा हटा देते हैं तो बचे क्या, सेल्स, तो सेल वॉल्यूम हो गया। और उन सेल में भी मैक्सिमम क्या है, रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, तो रेड सेल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब है हिमैटोक्रिट। व्हाट डू यू मीन बाय हिमैटोक्रिट? तो हिमैटोक्रिट होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, इसको मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली परसेंटेज ऑफ RBCs इन द ब्लड, कि मतलब कितनी परसेंटेज RBC की है ब्लड में, वो होता है हिमैटोक्रिट। सो हिमैटोक्रिट इज ऑल्सो नोन एज द पैक्ड सेल वॉल्यूम, इज द परसेंटेज ऑफ RBCs इन द ब्लड। देन ब्लड की डेंसिटी क्या होती है, या ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, विच इज़ 1.050। ये ब्लड की डेंसिटी होती है कि वो कितना डेंस है, ठीक है, मतलब उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका डेंसिटी इज़ 1.050, ठीक है। देन हम कहें अगर कि जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो सोचो क्या होगा जब पानी की कमी हो जाएगी, मतलब प्लाज्मा में मेनली पानी है, तो एक तरह से पानी की कमी, दैट मीन्स प्लाज्मा की कमी, तो फिर उसमें क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और मतलब इन दैट सेम यूनिट एरिया सेल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर वो बेसिकली हमारी डेंसिटी को बढ़ा देगा, ब्लड और डेंस हो जाएगा, तो मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। देन विस्कोसिटी अगर हम देखें तो विस्कोसिटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू द फ्लो, ठीक है, कि ब्लड जो बह रहा है तो उसको कितना रेसिस्टेंस मिल रहा है उसके फ्लो को, वो उसकी विस्कोसिटी है, ठीक है।
तो ये ब्लड की विस्कोसिटी या विस्कस जो होता है ब्लड, वो लगभग 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। मतलब नॉर्मल वाटर लो और ब्लड लो तो ब्लड हमारा 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस है, यानी ज़्यादा गाढ़ा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और वो विस्कोसिटी होती किस वजह से, जो उसके अंदर सेल्स हैं, जो उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द विस्कोसिटी। बिकॉज बेसिकली हमारे जो सेल्स होंगे, जो बड़े बड़े से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उसमें प्रोटीन वगैरह हैं, वही तो मेनली कॉज कर रहे होंगे ना रेसिस्टेंस, तो इसीलिए। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा जो 55% है, जिसमें 92% पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं एंड 1% अदर सॉल्यूट्स होते हैं, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये अदर सॉल्यूट्स में आ जाता है, 1% फ्रैक्शन। देन प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को हम सीरम कहते हैं। प्लाज्मा के प्रोटीन्स क्या क्या होते हैं, तो प्लाज्मा के प्रोटीन्स के बारे में लिखना आ सकता है, तो 6 to 8% होते हैं, पहली बात तो ये लिख लेंगे हम। फिर लिखेंगे 3 प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। अब प्लाज्मा के प्रोटीन मेनली लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, बट अभी हम देखेंगे कि जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो हमारा प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है, राइट। तो हम मेनली वो लिवर में होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। देन एल्ब्यूमिन सबसे छोटा प्रोटीन होता है, सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन, और सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होता है, ठीक है। और ये होता है लिवर में, इसकी फॉर्मेशन लिवर में ही होती है, ठीक है। और ये रिलीज़ हो जाता है यूरिन में, ईजिली यूरिन में रिलीज़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में है और सबसे छोटा है, इसलिए ये यूरिन में ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। अगर मतलब वैसे प्रोटीन्स रिलीज़ नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसमें रिलीज़ हो जाएगा। जो मोस्ट कॉमन प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन हो सकता है, तो उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनूरिया, ठीक है। जैसे कीटोन बॉडीज़ इन कीटोन को कीटोनूरिया कहते थे, है ना, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, ऐसे ही एल्ब्यूमिनूरिया, ठीक है। एल्ब्यूमिनूरिया मीन्स एल्ब्यूमिन इन यूरिन। अब जब अगर एल्ब्यूमिन यूरिन में रिलीज़ हो जाएगा तो बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो रिलीज़ होता जा रहा है यूरिन में। तो बॉडी में अगर कमी होती है तो उसको कहते हैं हाइपो, वर्ड यूज़ करते हैं कमी के लिए, तो हाइपो एल्बुमिनीमिया ये हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। ये जैसे कोई लिवर डिजीज़ है उसमें भी हाइपो एल्बुमिनीमिया हो सकता है ना, या तो एल्बुमिनूरिया की वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा, या फिर आपका लिवर डिजीज़ है तो लिवर डिजीज़ हो रही है, लिवर में कुछ खराबी आ रही है तो लिवर नहीं बना पा रहा है एल्बुमिन, तो उसकी वजह से भी हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब्ड ऑनकोटिक प्रेशर, बिकॉज ये मेनली ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से डिस्टर्ब्ड ऑनकोटिक प्रेशर हो जाएगा और इडिमा फॉर्मेशन इन द बॉडी विल टेक प्लेस, राइट। सो इतना हम लिख सकते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में, कि वो कहाँ बनता है, कैसा होता है, क्यों यूरिन में रिलीज़ हो जाता है, और यूरिन में रिलीज़ हो जाएगा तो क्या कॉज होगा उससे, लिवर डिजीज़ होगी तो क्या कॉज होगा, और अगर वो चीज़ होगी हाइपो एल्बुमिनीमिया तो उस वजह से क्या होगा, इडिमा फॉर्मेशन। देन ग्लोबुलिन्स। अब जो ग्लोबुलिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स जो हैं ये लिवर में भी बनते हैं एंड प्लाज्मा सेल्स में भी बनते हैं, मतलब प्लाज्मा सेल्स भी बनाते हैं इनको, लिवर भी बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लोबुलिन्स क्या क्या होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा ग्लोबुलिन। तो इनमें से जो गामा ग्लोबुलिन है ना, ये गामा ग्लोबुलिन थोड़ा सा अलग है कि इसको प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, तो दे आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा सेल्स, नॉट लिवर। ये लिवर में नहीं होता, प्लाज्मा सेल्स में फॉर्म होता है। तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, तो वो एक्चुअली गामा ग्लोबुलिन है। तो हमारी एंटीबॉडीज़, हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच आर एक्चुअली गामा ग्लोबुलिन्स आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा सेल्स। यहाँ पे एक AGR करके आता है विच इज़ एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। अच्छा, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, इम्यूनिटी, डिफेंस में हेल्प करते हैं। और एक आता है AGR इज़ albumin globulin ratio. This is very important, which is 1.7:1. 1.7:1 ये इसका रेशियो, एल्बुमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो AGR, ये बहुत ज़रूरी है जानना, विच इज़ 1.7:1, क्योंकि अगर ये डिस्टर्ब होता है तो कई सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कई सारे डिसऑर्डर्स में ये डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। देन है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है, फिब्रिनोजन हमारे ब्लड कोएगुलेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये हाईएस्ट मॉलिकुलर वेट है इसका among all the 3 proteins in the plasma. This has the highest molecular weight and it is again produced in the
लिवर। तो बाकी सारे लिवर में हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर गामा ग्लोबुलिन विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा सेल्स। देन फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन क्या है? तो 3 फंक्शंस तो हमने कर ही लिए इंडिविजुअल के, एक एक फंक्शन के ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, ऑस्मोटिक बैलेंस में, इम्यूनिटी में और ब्लड कोएगुलेशन में। ये 3 तो हमने पहले कर लिए। फिर हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो फिब्रिनोजन है ये सिर्फ फाइबर लाइक होते हैं, है ना, फिब्रिन फाइबर भी बनाते हैं उसके बाद ये, तो ये विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इनमें से भी सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी के लिए फिब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिब्रिनोजन ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। देन कैरियर प्रोटीन्स की तरह ये हेल्पफुल होते हैं, बफरिंग में ये हेल्पफुल होते हैं, बफरिंग एक्शन। देन ये सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं फॉर द टिश्यूज, सोर्स ऑफ द प्रोटीन हार्मोन्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ESR इज इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो, जिसे हम आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेशियो, तो उसमें हमें पता चलेगा। तो उसको भी डिटरमाइन करने में ये हेल्पफुल है। तो मतलब क्या क्या कर रहे हैं? एक तो 3 फंक्शंस इनके इंडिविजुअल, फिर इसके अलावा ये क्लॉटिंग करवाते हैं, बफर एक्शन कराते हैं, है ना, अमाइनो एसिड्स बनाने में, प्रोटीन हार्मोन्स बनाने में, कैरियर प्रोटीन्स की तरह, और ESR को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल हैं। देन सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, कि हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कैसे करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए वी हैव अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, वी हैव इलेक्ट्रोफोरेसिस, वी हैव सॉल्ट सेपरेशन एंड मैनी अदर टेक्निक्स ऑल्सो। तो इन सारी टेक्निक्स का यूज़ करके हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर लें, ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन कर लें, या फिर हम उसमें सॉल्ट सेपरेशन कर लें। अब एक लास्ट टर्म आता है यहाँ पे विच इज़ प्लाज्माफेरेसिस। ठीक है, प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस मीन्स प्लाज्मा को रिमूव कर देना ब्लड से, और जब प्लाज्मा ही रिमूव हो जाएगा तो बचेंगे क्या? ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मतलब ब्लड से प्लाज्मा को रिमूव कर देना, ब्लड माइनस प्लाज्मा दैट इज इक्वल्स टू फॉर्म्ड सेल्स जो बचे हमारे बेसिकली, वो हमारा प्लाज्माफेरेसिस प्रोसेस है। बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज, बचेंगे तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड लिविंग द ब्लड सेल्स बिहाइंड इज नोन एज द प्लाज्माफेरेसिस। थैंक यू वेरी मच।